हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। अगर आप CNW डिपार्टमेंट से हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो वीडियो बना रहे हैं ये 5वां पार्ट है और अब तक लगभग 4 पार्ट इसके बन चुके हैं, जिसमें 340 क्वेश्चन हमने लिए हैं। बहुत कमाल के क्वेश्चन आंसर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर है। CNW डिपार्टमेंट से अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे पार्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना। चलिए आज का सवाल लेते हैं। जो पहला सवाल है 341, सवाल नंबर 341। अब जो ये कुछ सवाल आगे आपके आने वाले हैं ये सारे लगभग VLC वैगन, यानी कि अगले जो ये जो पार्ट बनने वाला है ये पार्ट जो है VLC वैगन के ऊपर ये पूरा पार्ट होगा। और इसके बाद लगभग 1000 सवाल है इसमें, तो बहुत सारे आपके सामने ऐसे सवाल आने वाले हैं जो आपके काम के दौरान या फिर अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं उस दौरान बहुत आपके काम आने वाले हैं। तो जैसे पहला सवाल है आज का, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर VLC वैगन फ्रॉम रेल लेवल इज। जो VLC वैगन होता है रेल स्तर से VLC वैगन के प्लेटफॉर्म की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 1009 mm। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1009 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 342, द एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ VLC वैगन इज। VLC वैगन का जो एक्सल लोड का कैपेसिटी है वो कितना होता है? यहाँ पे एक्सल लोड पूछा जा रहा है तो ये हो जाता है 20.32 टन। ऑप्शन में देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, द टियर वेट ऑफ ए कार ऑफ VLC वैगन। VLC वैगन के अंदर जो ए कार होता है उसका टियर वेट कितना होता है? तो ये 19.10 टन होता है। ऑप्शन में देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 344, द टियर वेट ऑफ बी कार ऑफ VLC वैगन इज। VLC वैगन के अंदर जो बी कार होता है उसका टियर वेट पूछा जा रहा है कि उसका टियर वेट कितना होता है? तो ये ए कार से इसका टियर वेट कम होता है, ये होता है 18.10 टन, जबकि बी कार ए कार का 19.10 टन होता है, जबकि बी कार का जो टियर वेट है वो 18.10 टन यानी 18.10 टन का होता है। चलिए अगला सवाल, लेंथ ओवर हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक फॉर ए कार ऑफ VLC वैगन इज। जो ए कार होते हैं VLC वैगन का जो ए कार होता है तो हेड स्टॉक से हेड स्टॉक तक उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 13,650 mm उसकी लंबाई होती है। 13,650 mm इसकी लंबाई होती है हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक। ऑप्शन में देखे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इन VLC वैगन हाइट ऑफ स्लैकनेस ड्रॉबार सिस्टम फ्रॉम रेल लेवल इज। VLC वैगन में रेल स्तर से स्नैकलेस ड्रॉबार सिस्टम की ऊंचाई कितनी होती है? तो 845 mm होती है, 845 mm होती है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक्स यूज्ड इन VLC वैगन। VLC वैगन में कितने स्वचालित ट्विस्ट लॉक का उपयोग किया जाता है? तो ये टोटल इनकी नंबर होती है 8। टोटल 8 ट्विस्ट लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला सवाल, रेक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ VLC वैगन इज। VLC वैगन में रेक वहन क्षमता कितनी होती है, यानी कितने वैगन इसमें लगते हैं? तो ये टोटल 45 वैगन की इसकी क्षमता होती है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 349, विच टाइप ऑफ साइड बैरियर अरेंजमेंट यूज्ड इन VLC ट्रॉली। VLC ट्रॉली के अंदर साइड बैरियर के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी VLC ट्रॉली में किस प्रकार के साइड बैरियर व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड साइड बैरियर एंड प्यू पैड, यानी ऑप्शन सी स्प्रिंग लोडेड साइड बैरियर और प्यू पैड का इस्तेमाल किया जाता है VLC वैगन में। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 350, विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज्ड इन VLC वैगन। VLC वैगन में किस प्रकार के ट्रॉली का या फिर बॉगी, जिसको हम कहते हैं बॉगी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कास्ट स्टील बॉगी टाइप होती है, कास्ट स्टील बॉगी टाइप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा LCCF 20। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 351, फॉर ऑटोमेटिक लॉकिंग एंड फॉर लिफ्टिंग ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक हाउ मच फोर्स इन kg रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली। स्वचालित लॉकिंग के लिए और स्वचालित ट्विस्ट लॉक को उठाने के लिए क्रमशः कितने किलोग्राम बल की आवश्यकता होती है? तो ये 600 किलोग्राम या फिर 1000, 600 mm 1000 किलोग्राम। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 352, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग यूज्ड इन VLC वैगन। VLC वैगन के अंदर किस तरह के रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो VLC वैगन के अंदर टेपर्ड 2 कार्ट्रिज रोलर बेयरिंग, यानी कि 2 पंक्ति वाले कारतूस रोलर बेयरिंग। अगर हिंदी में देखें तो 2 पंक्ति कारतूस रोलर बेयरिंग, और अगर इसी को इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी टेपर्ड 2 कार्ट्रिज रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है VLC वैगन में। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 353, व्हाट इज द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स इन VLC वैगन। VLC वैगन में जो कंटेनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो यहाँ पे 220 और 140
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:20 या 1:40। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 354। इन पैसेंजर ट्रेन ई डायमेंशन इज, पैसेंजर ट्रेन के अंदर ई डायमेंशन कितना होता है? तो पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो ई डायमेंशन होता है ये होता है 375 ± 25 mm। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 355। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर एआर ऑफ द कोच, कोच के अंदर जो एआर होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो कोच के अंदर जो एआर होती है उसकी कैपेसिटी 200 लीटर होती है। और अगर गुड्स की बात की जाए, वैगन की बात की जाए, तो वहां पे जो एआर होती है उसकी क्षमता 100 लीटर होती है। ये गुड्स के लिए है और ये पैसेंजर ट्रेन के लिए। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 लीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 356। ए डायमेंशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन नॉन एसी कोचेज, नॉन एसी कोच के अंदर ए डायमेंशन कितना होता है पैसेंजर कोच में? तो ये होता है 16 + 2 -0 mm। ये हो जाता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 357। काफी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है ये। और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर बोलूंगा जेई की तैयारी कर रहे हैं या अगर नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप CNW डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इन एन एसी कोच ए डायमेंशन शुड बी, एसी कोच में ए डायमेंशन कितना होना चाहिए? तो एसी कोच के अंदर जो ए डायमेंशन है 22 + 2 -0 mm होना चाहिए। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 + 2 -0 mm। अगला सवाल 358। In the passenger train, the diameter of brake pipe and फीड पाइप इज, पैसेंजर ट्रेन के अंदर ब्रेक पाइप और फीड पाइप का डाया कितना होता है? यानी कि ट्विन पाइप ट्रेन के अंदर ब्रेक पाइप बीपी और फीड पाइप एफपी का डाया कितना होता है? तो ये 25 mm होता है। 25 mm होता है फीड पाइप और यहाँ पे ब्रेक पाइप का। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 mm। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इज, पैसेंजर ट्रेन के अंदर ब्रांच पाइप जो लगे होते हैं उसका डायमीटर कितना होता है? तो पैसेंजर ट्रेन के अंदर जिस ब्रांच पाइप का इस्तेमाल किया जाता है उसका डायमीटर 15 mm का होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 360। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAV टू PESD, PEAV से PEASD के बीच में लगे हुए ब्रांच पाइप का डाया कितना होता है? तो ये होता है 10 mm, 10 mm। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 361। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू, जो हमारी फुल सर्विस एप्लीकेशन होती है, फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 362। रिहैबिलिटेशनल कॉस्ट ऑफ कोचिंग स्टॉक इज, कोचिंग स्टॉक की पुनर्वास लागत कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए? तो 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल लागत का 25%, 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 363। एट व्हाट इंटरवल द शेड्यूल सी एग्जामिनेशन ऑफ ए वीजी कोचेज, वीजी कोच में अनुसूची सी परीक्षण किस अंतराल पे होता है? तो ये 6 मंथ ±7 डेज होता है, 6 माह ±7 दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 364। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल ए एग्जामिनेशन ऑफ ए कोच, जो हमारे ए एग्जामिनेशन होते हैं कोच का, उनका अंतराल कितना होता है, इंटरवल कितना होता है? तो वो 1 मंथ ±3 डेज होते हैं। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मंथ ±3 डे। हिंदी में देखे तो 1 महीना ±3 दिन। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 365। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशन ऑफ ए कोच, किसी भी कोच का जो शेड्यूल बी होता है वो एग्जामिनेशन जो होता है उसका इंटरवल कितना होता है? तो ये 3 मंथ ±7 डेज होता है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखे तो 3 महीने ±7 दिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 366। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर किस लिए होता है? मैनिपुलेटर का काम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो मैनिपुलेटर जो होता है फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग, डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए, यानी किसी भी चीज में नीचे की तरफ अगर वेल्डिंग करना हो तो उसका मैनिपुलेटर, वहां मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है उस चीज को। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉगी है, कोई ट्रॉली है, उस ट्रॉली के नीचे के हिस्से में वेल्डिंग करना है जहां पे वेल्डर जा नहीं सकता है, तो उसको ट्रॉली को मैनिपुलेटर के ऊपर लेके जाते हैं और फिर मैनिपुलेटर से उस पूरे ट्रॉली को घुमा दिया जाता है। जो नीचे का हिस्सा होता है ऊपर हो जाता है और वहां फिर वेल्डर आराम से वेल्डिंग कर लेता है। तो ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। ऑप्शन बी, डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 367। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ मेटेलिक कॉमोड चूट पेंटिंग,
मेटेलिक कोमोड चूट जो होता है उसकी पेंटिंग के लिए जो इंटरवल है वो कौन सा कितना है, तो ये है प्रत्येक माह। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, प्रत्येक माह। हालांकि अब इसका इस्तेमाल तो नहीं होता, अब तो बायो टैंक लग गया तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी जब ये था तो ये सवाल है। चलिए अगला सवाल नंबर 368, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग फ्लशिंग ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक। जो ओवरहेड वाटर टैंक होते हैं उसकी जो सफाई होती है और फ्लशिंग होती है उसका अंतराल पूछा गया है, इंटरवल पूछा गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि कितने कितने दिनों पे उसकी सफाई होती है, तो एवरी मंथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक माह, हर महीने उसकी फ्लशिंग और सफाई क्लीनिंग दोनों होती है। अगला सवाल नंबर 369, एट व्हाट इंटरवल चेक द एंटी कोरोसिव पेंट इन कोमोड। कोमोड वाले हिस्से में जो एंटी कोरोसिव पेंट होते हैं उसको चेक करने का इंटरवल क्या है, कब या फिर कितने दिनों में उसको चेक किया जाता है, तो 1 मंथ, एक महीने में, हर महीने में उसको चेक किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 माह। अगला सवाल नंबर 370, एट व्हाट इंटरवल आयोच ऑफ आईसीएफ कोचेज इज डन। आईसीएफ कोचों का आयोज किस अंतराल पे, किस समय अंतराल पे किया जाता है, तो ये होता है 6 मंथ ±7 डेज। तो ये जो आयोज है ये पुराना है, अगर अभी की बात की जाए, ये जो डाटा है ये पुराना है, अभी की बात की जाए तो 9 मंथ और ±15 डेज। तो यहाँ पे 6 मंथ का ही ऑप्शन है, 9 मंथ का नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। चलिए अगला सवाल नंबर 371, What do you mean by FRP? FRP से आप क्या समझते हैं, या फिर यहाँ पे FRP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर प्रोबलिट प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी फाइबर प्रोबलिट प्लास्टिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 372, बफर सेंटर स्टिफनर इज प्रोवाइडेड बिटवीन। बफर सेंटर स्टिफनर किसके बीच में प्रदान किया जाता है, तो जो बफर सेंटर स्टिफनर है वो मेन हेड स्टॉक और एक्सिलरी हेड स्टॉक के बीच में रहता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य हेड स्टॉक और सहायक हेड स्टॉक के बीच में। सवाल नंबर 373, एयर डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड एयर ब्रेक कोचेज। एयर ब्रेक कोच के अंदर, हाई स्पीड एयर ब्रेक कोच के अंदर एयर डायमेंशन कितना होता है, तो 22 + 4 - 0 mm होता है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 22 +4 - 0 mm, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल नंबर 374, द एंगल कॉक ऑफ वैगन कैन बी फिटेड ऑन कोच प्रोवाइडेड इट इज हैविंग। वैगन के एंगल कॉक को कोच पर लगाया जा सकता बशर्ते उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, आंतरिक और बाहरी धागों के साथ रिड्यूसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नट बोल्ट कम करने ये सब नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी धागों के साथ रिड्यूसर होना चाहिए, तब जाके वैगन के एंगल कॉक को कोच में लगाया जा सकता है। अगर इंग्लिश में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूसर विद इनर एंड आउटर थ्रेड्स। थ्रेड्स मतलब चूड़ी, यहाँ पे हिंदी में धागा बोला गया और थ्रेड्स का मतलब चूड़ी होता है। सवाल नंबर 375, कट ऑफ ऑफ एंगल कॉक इज ओपन पोजीशन ऑफ हैंडल इज। एंगल कॉक अगर खुली अवस्था में है तो उसके हैंडल की स्थिति क्या होगी, क्या वो पाइप के समानांतर होगा, क्या वो पाइप के समानांतर या लंबवत होगा, पाइप के लंबवत होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाइप के समानांतर होगा, पैरेलल टू पाइप होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरेलल टू पाइप, अगर वो खुली अवस्था में है तो। अगला सवाल नंबर 376, द फुल फॉर्म ऑफ CR। CR का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल रिजर्वायर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 377, फुल फॉर्म ऑफ AR। AR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सिलरी रिजर्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सिलरी रिजर्वायर। अगला सवाल नंबर 378, इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वन कोच हाउ मेनी MU वाशर आर फिटेड। एक एयर ब्रेक सिस्टम वाले कोच में कितने MU वाशर लगे होते हैं, तो एक जो एयर ब्रेक सिस्टम वाला कोच होता है उसमें टोटल 4 की संख्या में MU वाशर लगे होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों तरफ 2-2 पाम लगे होते हैं, इन दोनों पाम में एक एक MU वाशर लगा होता है दोनों कोच के दोनों एंड में, तो यहाँ कुल मिला के टोटल 4 MU वाशर का इस्तेमाल किया जाता है।
चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 379, कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। एयर ब्रेक सिस्टम में सीआर क्या होता है, किस चीज को नियंत्रण करता है, टू कंट्रोल एपी प्रेशर, टू कंट्रोल डीवी वाल्व, या फिर टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम, यानी ब्रेक सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी ब्रेक सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 380, एक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन। जो एआर होता है इसमें सहायता करता है, किस चीज का सहायता करता है या फिर वो क्या काम करता है, तो वो सेंडिंग एयर टू बीसी। अगर हिंदी में देखें तो बीसी को हवा भेजना, यानी कि ब्रेक सिलेंडर को हवा भेजना। ब्रेकिंग के दौरान जब ड्राइवर बीपी के प्रेशर को कम करता है उस समय ब्रेक लगाने के लिए डीबी एआर के प्रेशर को बीसी यानी कि ब्रेक सिलेंडर तक भेजता है। तो एआर का यही काम है कि ब्रेकिंग के दौरान एयर प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में भेजना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में और इंग्लिश में भी देखें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सेंडिंग एयर टू बीसी, यानी कि हवा ब्रेक सिलेंडर में भेजना। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 381, इन एयर होस कैन बी कनेक्टेड टू। एयर होस किससे जुड़ा रहता है, एपी कट ऑफ एंगल कॉक से, बीपी कट ऑफ एंगल कॉक से, बीपी और एपी दोनों कट ऑफ एंगल कॉक से, या फिर किसी से नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीपी और एपी कट ऑफ एंगल कॉक, इन दोनों के साथ एयर होस कनेक्टेड होता है। दोनों एंड में दो एयर होस कनेक्टेड होते हैं अगर ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाली गाड़ी है तो। और अगर सिंगल पाइप है तो वहां पे एपी नहीं होगा, सिर्फ बीपी होगा। तो दोनों एंड में एक एक यहाँ पे एयर होस कनेक्टेड होगा बीपी के साथ। अगला सवाल, सवाल नंबर 382, द ड्राइवर रिड्यूस द बीपी प्रेशर बाय 1.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट इज कॉल्ड। ड्राइवर ने जब बीपी के प्रेशर को 1.2 किलोग्राम कम कर दिया तो इसे क्या कहते हैं? क्या इसे फुल सर्विस एप्लीकेशन कहते हैं, क्या इसे सिर्फ सर्विस एप्लीकेशन कहते हैं, या फिर ये इमरजेंसी एप्लीकेशन हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुल सर्विस एप्लीकेशन। इस पूरे क्रिया को फुल सर्विस एप्लीकेशन कहा जाता है। अगर ड्राइवर बीपी के प्रेशर को 1.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कम कर देता है तो इसे हम फुल सर्विस एप्लीकेशन कहते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 383, गंदगी संग्राहक यानी कि डर्ट कलेक्टर को कब साफ किया जाता है? ठीक है, गंदगी संग्राहक के भीतर की सफाई कब करनी चाहिए, यानी कि डर्ट कलेक्टर की सफाई कब होती है? तो ए शेड्यूल के समय डर्ट कलेक्टर की जो सफाई होती है ए शेड्यूल के दौरान होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 384, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी इज। एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक तब लग जाना चाहिए जब बीपी में कितने प्रेशर की लीकेज हो या गिरावट हो। 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड पर मिनट, या फिर 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1 सेकेंड, या फिर 0.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 सेकेंड, या फिर 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड के अंदर अगर 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का जो प्रेशर है वो अगर गिरता है तो यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हो जानी चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया, पूछा गया, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 385 सवाल नंबर अगला, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी इज। अब यहाँ पे पहले तो पूछा गया था कि कितना प्रेशर ड्रॉप होने से ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए। उस टेस्ट को सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, जो अभी सवाल नंबर 384 था ना, जो अभी हमने देखा था, जिसका आंसर था 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट। और यहाँ जो अब नीचे सवाल है 385, इन एयर ब्रेक सिस्टम शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी इन डैश डैश डैश, यानी कि इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि बीपी में कितना प्रेशर ड्रॉप होगा कि ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 60 सेकेंड में ड्रॉप होता है तो इतने लीकेज में ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ये इतने लीकेज में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 सेकंड में 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल, लेकिन रहने देते हैं, काफी हो जाएगा है ना, यहाँ 40-50 सवाल तो हो ही गए। आज के पार्ट में बस इतना ही रहने देते हैं, बड़ी वीडियो हो जाने से फिर तो वो मतलब देखने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है और फिर सारे सवाल गड़बड़ हो जाते हैं ना। तो देखिए, अगर इसमें से कोई सवाल ऐसा लगता है कि उसका आंसर गलत है, कुछ और होना
चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गलतियां सबसे होती है, मेरे से भी हो सकती है, मैं भी किसी सवाल का गलत आंसर दे सकता हूँ, लेकिन हम सब एक परिवार के जैसे हैं और हमारे इस परिवार में एक से एक धुरंधर लोग हैं जो बहुत सी चीज़ों को नॉलेज रखते हैं। तो उनमें से बहुत सारे मेरे भाई लोग ऐसे हैं जो सवालों के सही जवाब मुझे कमेंट में बताते हैं। तो इन सवालों में भी अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि किसी सवाल का जवाब कुछ और होना चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।